करते हैं। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के द्वारा 7 जून से 11 जून तक एसएफआई की अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अंदर होने जा रही है। और इस बैठक के अंदर पूरे देश भर से जो हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। का मामला हो या फिर विश्वविद्यालय के अंदर लगातार आप देख रहे होंगे, अभी हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, मंडी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो लगातार एक रिक्त पदों की जो वहाँ पर समस्या आ रही है जिसके कारण छात्रों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे मुद्दे जो हमारे सामने हैं, चाहे वो शिक्षा के भगवाकरण का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विस्तार से आप लोगों के बीच में हमारे अखिल भारतीय सह सचिव साथी दिनी टेंटा हमारे बीच में है, वो आप लोगों के बीच में विस्तार से बात रखेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करें। सबसे पहले आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रेस वार्ता में आए। और एसएफआई आने वाले जो साथी अमित ठाकुर बता रहे थे कि एक केंद्रीय कमेटी की एक बैठक जो है कुल्लू के अंदर करने जा रही है और 4 दिवसीय बैठक होगी। इस बैठक के अंदर किन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और क्या रणनीति आगामी रणनीति हमारी रहेगी। आप तमाम लोग जानते हैं कि एसएफआई पूरे देश के अंदर सबसे पसंद किया जाने वाला छात्र संगठन है और जिसके संघर्ष और बलिदान और कुर्बानियों का इतिहास जो है रहा है। और छात्र हितों की मांग को लेकर लगातार बहुत बड़े बड़े संघर्ष एसएफआई पूरे देश के अंदर इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कोहिमा तक जो लड़ता रहा है। और अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता के अंदर केंद्र में आई है तब से लेकर बहुत बड़े बदलाव जो है वो शिक्षा क्षेत्र में करने की कोशिश की जा रही है। कैसे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है 2020 के नाम से। और किस तरह से लेकर आई है, हम मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा नीति को लाया गया है। और ये शिक्षा नीति आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की जब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य शिक्षा नीति के माध्यम से तय किया जाएगा, उस शिक्षा नीति को जो है सदन के पटल पर चर्चा तक नहीं किया गया। अगर वो शिक्षा नीति इतनी उसमें कोई खामियां नहीं है, बहुत सारी खूबियों का गुणगान जो इस टाइम भाजपा सरकार और आरएसएस कर रहा है, तो उसको जो है सदन के पटल पर जो है चर्चा किया जाना चाहिए था। जिस दिन से शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया है उस दिन से लेकर इसका विरोध जो है इस देश के बड़े बड़े शिक्षाविद कर रहे हैं। आप देखने की कोशिश करेंगे, हमारा मानना है कि ये शिक्षा नीति जो है केवल छात्रों को जो है शिक्षा से दूर करने का काम करेगी। इस नीति का जो मकसद है वो है कि पैसा दो शिक्षा लो। ये जो है अपना राज्य की जो जिम्मेवारी है, स्टेट की जो जिम्मेवारी है शिक्षा के प्रति, स्टेट जो अपना रोल निभाती है शिक्षा को देने के लिए, उस जिम्मेवारी को हाथ पीछे खींचने का काम करेगी। और शिक्षा का जो व्यापारीकरण, बाजारीकरण और केंद्रीयकरण और भगवाकरण जो है इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से किया जाएगा। आप जो आपका मतलब इस फाउंडेशन स्टेज के नाम पर या उससे पहले की जो स्टेज है उसमें बात की जा रही है कि स्कूल के अंदर आप प्री जो स्कूल होता है उसको स्कूल की जो औपचारिक शिक्षा उसके साथ शामिल किया जाएगा। उसके साथ शामिल करने के साथ साथ आंगनवाड़ी को बात कम बंद करने की बात की जा रही है। आंगनवाड़ी केवल बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं करती। आप तमाम लोग जानते हैं कि जच्चे और बच्चे का जो पोषण भरण होता है उसका काम जो न्यूट्रिशन का, उसको न्यूट्रिशन देने का काम, उनका ख्याल रखने का काम आंगनवाड़ी करता है। उसको बंद करने की बात इसके अंदर की जा रही है। और साथ साथ क्या बात की जा रही है कि गांव देहात के अंदर जो 100% शिक्षा को हासिल करने की लक्ष्य से जो स्कूल खोले गए थे कि हर गांव के स्तर पर प्राइमरी स्कूल, हर पंचायत के स्तर पर मिडिल स्कूल और ब्लॉक के स्तर पर जो है 3-4 हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल जो खोले गए थे, उन सबको बंद करने की बात ये कर रही है शिक्षा नीति। और उस शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर एक तहसील के स्तर पर एक स्कूल बनाया जाएगा जिसको मॉडल स्कूल का नाम दिया जाएगा। और मॉडल स्कूल के माध्यम से जो बच्चों की पढ़ाई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग हिमाचल से संबंध रखते हैं या पूरे देश के अंदर किस तरह का सामना, किस तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। कि एक बच्चा जिसके पास शहर में रहने की जो है संभावना नहीं है, उसके माँ बाप उसको गांव में इसलिए पढ़ा पाते हैं कि उसके बिल्कुल घर के सामने उसके पास स्कूल है। और वो बच्चा जो आने वाले वक्त के अंदर उसके घर के पास स्कूल नहीं बचेगा या सरकारी स्कूल नहीं बचेगा तो मजबूरन या तो उसको शिक्षा से दूर होना पड़ेगा या गांव मोहल्ले देहात के अंदर जो स्कूल प्राइवेट पब्लिक स्कूल के नाम से खुलते हैं या उन स्कूलों में अंदर अपनी एडमिशन लेनी पड़ेगी और अधिक पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आज की डेट में जो आर्थिक स्थिति हमारे लोगों की इस देश के अंदर हो रही है वो लगातार बदहाल हो रही है। और आज की इस स्थिति के अंदर हमारे देश के लोग, मतलब गरीब किसान और मजदूर नहीं है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा आने वाले वक्त के अंदर दे पाएंगे। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के अंदर जो इसका खतरा है, हायर एजुकेशन के अंदर जो हम मान रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि अब जो ग्रांट्स, अलग अलग ग्रांट्स जो है यूजीसी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दी जाती थी, उस शिक्षण संस्थानों को दी जाती थी, उस ग्रांट को बंद कर दिया जाएगा। अब ग्रांट के बदले जो है सरकार लोन देगी और उस लोन को जब पूरा किया जाएगा या उस लोन को जब एक इंस्टीट्यूट वापस करेगा आने वाले वक्त के अंदर, तो आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि फीसों का बढ़ना तय है। जो फीस आज
3 या 4 हज़ार रुपए ग्रेजुएशन के अंदर ली जाती है। अगर संजौली, उदाहरण के तौर पे शिमला के अंदर संजौली कॉलेज, अगर उस संजौली कॉलेज को बोला जाएगा कि आपको ऑटोनॉमी दी जाती है और ऐसी ऑटोनॉमी दी जाती है कि आपको अपने पूरे फाइनेंसेस जो है खुद मैनेज करने पड़ेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर उस संजौली कॉलेज के अंदर जो बच्चे अभी 4,000 साल में फीस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की फीस हम मानते हैं कि जब टीचरों की सैलरी उनसे निकाली जाएगी तो उसका पूरा रख रखाव से पूरे फाइनेंसेस उनसे निकाले जाएंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर हम मानते हैं कि वो फीस जो है 50, 60 या 70 हज़ार के आसपास होगी। तो इसमें कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो हमारा मानना ये है कि ये सरकार बिल्कुल इस बात पे अपने आप को रख चुकी है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रही है कि जिसके पास पैसा होगा आने वाले टाइम में शिक्षा वही हासिल कर पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा सरकार अपनी जिम्मेवारी जो है शिक्षा के प्रति नहीं होगी। तो इन बातों को लेकर एसएफआई जब से ये शिक्षा नीति आई है, लगातार हम बहुत सारी बातें शिक्षा नीति के अंदर आप देखेंगे कि आज बिना तैयारी के अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उसका उदाहरण बन रहा है कि बिना तैयारी के जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है मास्टर्स के अंदर लागू किया जा रहा है। उस के बाद जो किस तरह का सामना जो है बच्चों को करना पड़ा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू किया जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एक शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने का काम करेगा, वो सारी चीजें की जा रही है। और मूल्यांकन प्रक्रिया आप जानते हैं कि लगभग हिमाचल प्रदेश का आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर चेक हो रहे हैं, और इस तरह पूरे देश के अंदर अलग अलग घटना इस तरह की हो रही है, अलग अलग यूनिवर्सिटियां इस तरह इस चीज को कर रही है, और किस तरह का रिजल्ट उसमें आ रहा है, किस तरह का मूल्यांकन हो रहा है, वो आप सबके सामने है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे, और इस शिक्षा नीति के अंदर जो सबसे बड़ी विडंबना है कि इस पूरी शिक्षा नीति के अंदर कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर बड़ी मुश्किल से जो एक पिछड़ा वर्ग आदिवासी जो छात्र समुदाय है, वो आरक्षण के चलते उसको एक मौका मिल पाता था कि वो समाज में बराबरी कर पाए, वो समाज में आगे बढ़ने का काम कर पाए, पर आरक्षण का जिक्र जो है इस पूरी शिक्षा नीति के अंदर कहीं नहीं है। और जिसके चलते आने वाले वक्त के अंदर सरकार की जो मंशा है, आरएसएस की जो आपकी मंशा है, वो बिल्कुल क्लियर तौर पर साफ है। वो मनुस्मृति में विश्वास करने वाला संगठन है, आरएसएस मनुस्मृति को मानने वाला संगठन है। वो तो साफ तौर पर इस मंशा को जाहिर करता है कि जो पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय से छात्र संबंध रखते हैं, उन छात्रों को जो है शिक्षा के अधिकार से दूर किया जाएगा। इसके साथ दूसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा है छात्रों के जन्म अधिकार। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला, राजस्थान, उत्तराखंड या पूरे देश के कुछ शिक्षण संस्थानों को छोड़कर कहीं भी जो है छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं। छात्र संघ चुनाव केवल छोड़ दीजिए, छात्र संघ चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया है कि जो आप संविधान, भारत के संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इस देश के नागरिकों को, जिसमें आपका शांति प्रिय तरीके से एकत्र होना, अपनी बात को रखने का अधिकार, घूमने का अधिकार, पहनने का अधिकार, खाने का अधिकार, उन सभी अधिकारों का हनन जो है आज के दिन में शिक्षण संस्थानों के अंदर हो रहा है। हम तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज का जो छात्र है वो आने वाले वक्त कल जो है वो लोकतंत्र का प्रहरी होगा, वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, वो लोकतंत्र को बनाएगा, वो लोकतंत्र की आगे बढ़ाने का काम करेगा। पर उसका जो लोकतंत्र का पाठ उसको अगर उसकी छात्र जीवन के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम मानते हैं कि वो उस तरह से नहीं सीख पाएगा। और हम इसलिए मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव का होना जरूरी है। और जिस तरह की कैंपस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि आज की डेट में इस तरह का माहौल, इस तरह का मतलब एक एटमोस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कैंपस के अंदर कि अगर कोई छात्र अपनी आवाज उठाता है, अपना बोलने के अधिकार को यूज करता है, जो मौलिक अधिकार उसका है, छात्रों को एकत्रित करने का काम करता है, या तो उसको सस्पेंड किया जाता है या झूठे मुकदमे उसके ऊपर ला दिए जाते हैं। ये उदाहरण हमारे पास देश भर में लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी एसएफआई लगातार संघर्ष करते हैं। पूरे देश के अंदर हम हमारी मांग और इस पूरी समझ इस बात को लेकर है कि छात्रों के जन्मसिद्ध अधिकार बहाल किए जाने चाहिए। इसको लेकर हम लड़ेंगे और आने वाले वक्त के अंदर अधिक संघर्ष जो है वो तीखे तौर पर करेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता के अंदर आई है, तब से इस देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। आज आप देश के अंदर देखेंगे कि क्षेत्रीय आधार पर, नस्लीय आधार पर, जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर जो है हर जगह एक तरह का उन्माद पूरे देश के अंदर फैला है। हमारा मानना यह है कि जो सांप्रदायिकता इस तरह आज भारत के लोगों के जहन में घुस चुकी है कि वो अपने नागरिकों की जो तार्किक क्षमता है, जो उनकी नैतिकता है, जो उनका विवेक है, उसको निगलने का काम कर रही है। आज आदमी एक दूसरे को मारने को उतारू हो रहा है और धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हो रहा है, और इसको जो बढ़ावा देने का काम वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान जो वो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश, जहां मतलब अलग अलग विविधताओं का देश है, और यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी लोग आज तक मिलकर रहे हैं, और तभी एक हिंदुस्तान बनता है। जो भारत का विचार हम कहते हैं वो भारत का विचार बनता है। हम इस बात का जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि जो सांप्रदायिक सौहार्द इस देश का बिगाड़ा जा रहा है, इसको सही करने के लिए आने वाले समय के अंदर हम एक संघर्ष करेंगे। और लगातार आप देखेंगे कि एसएफआई का इतिहास रहा है इस देश में, जब भी जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए या जो भी इस देश को एकता और अखंडता को तोड़ने की बात जब भी की गई है, एसएफआई ने लगातार संघर्ष किया है, और एसएफआई ने कई कुर्बानियां जो इसके अंदर दी है। तीसरा जो हमारा, इसके अगला जो हमारा मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है, और आप तमाम लोग उस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका साक्षी सबसे ज्यादा बन रहा है, पूरे देश के अंदर ये मुद्दा लगभग चल रहा है, वो है अकादमिक भ्रष्टाचार। अकादमिक करप्शन जो है इस वक्त किस तरह का रूप ले चुका है। आप देखेंगे कि
आरएसएस और भाजपा जो अपने भगवाकरण की मुहिम के चलते, भगवाकरण का मतलब है कि वो केवल सिलेबस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लोगों की भर्तियां जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर कर रहे हैं ताकि उनके विचार को वहां पर आगे बढ़ाया जा सके। रिसर्च का आने वाले टाइम में क्या इंस्टीट्यूट के अंदर होगा उसको उनको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी टीचर का भर्ती होने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी जो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको दरकिनार करते हुए केवल और केवल उसका वैचारिक जो पक्ष है उसको जानकर उसको भर्ती किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आपका सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंदर है, उसके अंदर किस तरह की भर्तियां हुई है। विधानसभा के अंदर बड़े जोर शोर से वो मुद्दा उठाया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के अंदर जो है करप्शन का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। आपके रिश्वतखोरी और आपका राजनीतिक नियुक्तियां जो है लगातार हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर या हमारे शिक्षण संस्थानों के अंदर देखने को मिल रही है, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, रिसर्च का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जिन मुद्दों पर जो है आने वाले वक्त के अंदर हम अभी भी लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर एक तीखा संघर्ष हम हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो इस वक्त पूरे भारत के अंदर है, वो हम कहते हैं कि संघ का एक नया पता जो है नए अड्डे के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर छात्रों को बोलने का अधिकार नहीं है। किसी और विचार से समर्थन रखने वाला या संबंध रखने वाला व्यक्ति उस विश्वविद्यालय के अंदर जो है अपनी बात तक को नहीं उठा पाता है। किस तरह का दमन उसके साथ किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास देश के अलग अलग कोनों से जो है देखने को मिलते हैं। और ये सरकार जो भगवाकरण की मुहिम के चलते, अपनी सांप्रदायिक नीतियों के चलते एक बड़ा मुद्दा हमारे पास सामने आ रहा है कि पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरह का अनावश्यक बदलाव पाठ्यक्रम के साथ किया जा रहा है। इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है, ज्ञान वैज्ञानिक जो और दृष्टिकोण और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो सिलेबस है डार्विन की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसको बदला जा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर अब हमारा जो नई शिक्षा नीति और उसके माध्यम से जो सिलेबस तैयार करने वाले लोग हैं, जो जिनका शिक्षा से वैसे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को तथाकथित शिक्षाविद हम उनको बोलते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अब आपको डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको क्या पढ़ना है, आपको कर्मकांड जो है कर्मकांड का विषय पढ़ना है। बहुत सारे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे है जहां पर गाय के गोबर पर रिसर्च करवाया जा रहा है। मतलब कुछ और रिसर्च करने को नहीं बचा। उदाहरण है हमारे पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसका उदाहरण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ के अंदर, उसका उदाहरण है, जहां गाय के गोबर पर रिसर्च करने के लिए जो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया कि उसके क्या फायदे आप देखेंगे कि। और इन्हीं चीजों के चलते जो है लगातार पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर विचार को थोपने की कोशिश की जा रही है और पर्टिकुलर धर्म के जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आप इस देश की जो सच्चाई है, इस देश का जो इतिहास है, जो सच में इतिहास रहा है, उस इतिहास को मुगलों का इतिहास मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। और किस महात्मा गांधी को किसने मारा, ये जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया था, उस चीज को क्योंकि उनके विचार से संबंध रखने वाला आदमी था, उसको जो है सिलेबस से हटाने का काम किया जा रहा है। आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अंदर देखेंगे जो चैप्टर हमें पढ़ाए जाते थे, नागरिकता का, गुट निरपेक्षता का, वर्ल्ड पीस को लेकर, विश्व शांति, धर्म निरपेक्षता, जो आदि विषय थे, उन सबको जो हटाने का काम जो सिलेबस के अंदर से किया जा रहा है। अब क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? हम समझते हैं कि ये जो गैर वैज्ञानिक विचार है, जो एक अंधविश्वास को बढ़ाने वाला विचार है, उसको पढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। और उसको किस चीज से देखा जा रहा है? उसको संस्कृति से देखा जा रहा है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गौरवशाली इतिहास जो है केवल उस चीज से नहीं होगा कि आप एक पक्ष का विचार पढ़ाए। हमारा इतिहास सच में ही गौरवशाली रहा है, पर उस इतिहास के लिए आपको हर चीज के हर पक्ष को पढ़ाना पड़ेगा। इतिहास को पढ़ाना पड़ेगा जिस तरह से उसकी घटनाएं हुई है। और आरोप लगाया जाता है कि इतिहास जो है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी ने नहीं किया। इतिहास के साथ छेड़छाड़ वर्तमान में जो भारत पर, क्योंकि इतिहास के अंदर इनका कोई रोल नहीं रहा है। अगर इतिहास जो हिंदुस्तान का छात्र जो भी स्कूलों के अंदर पढ़ रहा है, आने वाले टाइम विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ेगा, जब वो इतिहास की ओर झलकेगा, इतिहास की ओर देखने की कोशिश करेगा, तो उसको पता चलेगा कि देशभक्ति का जो राग लापने वाले लोग हैं, ये देश के अंदर जो लगातार आपका राज करने वाले लोग हैं, इन लोगों का इतिहास से कोई लेना नहीं। इतिहास के अंदर तो गद्दार थे ये लोग। तो अगर उस गद्दारी का लोगों को पता चलेगा तो आने वाले वक्त के अंदर इनका विचार कैसे बढ़ पाएगा, इस चीज को लेकर इन लोगों को डर सता रहा है। और यही कारण है कि आज के डेट में जो सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपका अंधविश्वास उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो अगला मुद्दा हमारा है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर हम इस टाइम संघर्ष होते हैं। हम तमाम लोग जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, युवा आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और हम ये भी जानते हैं साथ साथ कि बेरोजगारी जो है इस वक्त वो आप महामारी की तरह फैल चुकी है। और जो एग्जाम, या तो बहुत सारी पोस्टें आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। बहुत सारी मतलब असंख्य पोस्टें खाली पड़ी है, उनको नहीं भरा जा रहा है। अगर भरा जा रहा है तो कैसे भरा जा रहा है कि एक आप हिमाचल का उदाहरण तो सबसे बड़ा है। यहाँ का तो जो पूरा हमीरपुर वाला जो कमीशन था उसको पूरा का पूरा भंग कर दिया गया। और हरियाणा से लेकर, राजस्थान से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, और खास तौर पे जहां तो भाजपा शासित राज्य है, वहां पर तो कोई भी एग्जाम निकलेगा। हरियाणा का उदाहरण हमारे पास है। हरियाणा के अंदर सर्विस कमीशन और जो सबॉर्डिनेट बोर्ड है उसके लगातार 27 पेपर लीक हुए।
लगातार 27 पेपर। गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात का युवा इस टाइम हताश है, निराश है। मतलब देश के अलग अलग कोनों में या तो एग्जाम हो नहीं रहे हैं, कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो पेपर लीक की घटनाएं जो पूरे देश के अंदर सामने आ रही है। और पेपर लीक के बाद जो चीजें बढ़ जाती है उसको कोर्ट के अंदर उन भर्तियों को फंसा दिया जाता है। कोर्ट के अंदर का नतीजा आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त आप जो डिग्री कॉलेज जितने हैं, उन डिग्री कॉलेज में से लगभग 106 डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जो बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। आपके शिमला शहर के अंदर किसी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं, एक कॉलेज के अंदर शायद कोटशिला के अंदर है, बाकी किसी कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल नहीं। 106, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर फंसा के रखा हुआ है। पिछले 2018 के बाद प्रमोशन नहीं दी गई है, जो सीनियर प्रोफेसर थे उनको प्रमोशन नहीं दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है घटनाक्रम हो रही है, और इसके चलते आप तमाम लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बदौलत और सरकार की नीति, युवा विरोधी नीतियों के चलते आज ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है कि पूरे देश का युवा जो हताश है, निराश है। और अब तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि रोजगार का संकट एक बड़ा संकट है, रोजी रोटी का संकट एक बड़ा संकट है। और कोरोना महामारी के बाद तो चीजें और गंभीर हुई। आप तमाम लोगों ने इस बात को देखा, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया। और इसके साथ साथ हम तमाम जो हमारा अगला मुद्दा है वो ये है कि जिसपे हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बात हम करते हैं। ऐसे भाई एक जिम्मेवार छात्र संगठन है, उसकी जो सोच है वैज्ञानिक सोच है। हम जानते हैं कि ये पर्यावरण बचेगा तभी हम इस जीवित रह पाएंगे, तभी जो एक खुले में सांस ले पाएंगे, अच्छी सांस ले पाएंगे। और आप तमाम लोग जानते हैं कि पर्यावरण को जिस तरह का नुकसान पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया गया है। किस लिए पहुंचाया गया? जो पूंजीवादी और रास्ता जो विकास का अपनाया गया है, जिसके चलते कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाने की खातिर पर्यावरण का जिस तरह का धोन हुआ है, पर्यावरण का जिस तरह का नुकसान हुआ है, हमारे पास कहां का उदाहरण नहीं है। आप जोशीमठ का उदाहरण जो है हमारे सामने इस वक्त है, हमारे पास किन्नौर का उदाहरण, बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि अंधा विकास बिना साइंटिफिक वे में तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से जिस तरह का विकास किया जा रहा है, उसका पर्यावरण का जो नुकसान उसके चलते हुआ है। आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन किस पैमाने पर हो रहा है। हम आज के समय में यहाँ बैठे हैं जिसमें के अंदर कितनी मतलब क्या मौसम रहता था, पूरी फसलें बर्बाद हो रही है। इसको लेकर एसएफआई जो है वो पहले से मतलब अपनी चिंता जाहिर करती रही है। और इन मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त के अंदर हम पूरे देश के अंदर, और इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे पूरे देश के अंदर है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर एक गंभीर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी कुल्लू के अंदर, और एक रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे देश के अंदर जो है किस तरह से छात्र आंदोलन को बिल्ड किया जाएगा। हम एक पहल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली के अंदर 10 जो छात्र संगठन, इस देश के बड़े छात्र संगठन है, उन छात्र संगठनों की बैठक की। उन छात्र संगठनों ने एक रणनीति आने वाले वक्त के अंदर तैयार की, एक जो आप बोलते हैं एक ज्वाइंट स्ट्रगल, जो हम जानते हैं कि शिक्षा नीति को अगर वापस करवाना है, आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि शिक्षा नीति तो लगभग हर जगह लागू की जा रही है, और इसको लागू करने में चाहे कांग्रेस शासित राज्य वो भी पीछे नहीं है। क्योंकि आप हिमाचल का उदाहरण देख सकते हैं कि हिमाचल के अंदर सरकार ने जो सत्ता में आते ही उस वक्त कुछ टाइम अपनी सरकार बना के कैबिनेट बन के हुआ था, और स्कूलों को बंद करने का आदेश सबसे पहले, मर्ज करने का आदेश सबसे पहले जो है, मर्ज करने के नाम पे बंद करने का आदेश सबसे पहले दी। इसी तरह लाखों स्कूल जो है हिंदुस्तान के अंदर बंद हुए। आप तमाम लोग जानते हैं कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता जब आगे बढ़ती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है। उसका आंकलन शिक्षा के आधार पर किया जाता है, उसका आंकलन जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर किया जाता है, उसका आंकलन इस आधार पर किया जाता है उस समाज का कि वहां पर कितने लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। पर हिंदुस्तान के अंदर जो घटना इस वक्त घट रही है चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और जिस तरह की नीतियां जो लागू की जा रही है आज की डेट में, बहुत सारा एक बड़ा युवा जो है बेरोजगारी के उसमें है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई है, इसका हमला क्या, हम आपको बताना चाहेंगे कि दो मकसद किसी भी शिक्षा नीति, आप लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति से उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान में जितनी भी शिक्षा नीति आज तक आई है उसका केवल दो मकसदों से जो है किसी भी शिक्षा नीति को ड्राफ्ट किया जाता है। पहला मकसद है उसका बाजार, कि बाजार की दृष्टिकोण से शिक्षा नीति तैयार की जाती है कि बाजार की मांग क्या है। दूसरा दृष्टिकोण है कि जो सत्ता पक्ष का विचार, आइडियोलॉजिकल जो उसका पक्ष है कि उस जो सत्ता इस टाइम जो राज कर रही है उसका विचार कैसे सुप्रीम लोगों के बीच बनाया जाए। आप देखेंगे कि शिक्षा नीति के माध्यम से एक स्किल, एक सेमी स्किल और स्किल लेबर तैयार करने का बात जो की जा रही है। उनको अपने इतिहास की जानकारी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पर्यावरण की जानकारी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्किल लेबर जो है मार्केट के लिए तैयार की जाएगी, और ताकि वो सस्ते दरों में जो मिल जाएगी। और जो आइडियोलॉजिकल या वैचारिक पक्ष जो शिक्षा नीति का है, आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस का राग पूरे देश के अंदर इस टाइम आरएसएस और भाजपा हिंदू राष्ट्र का लाभ रही है, उसको प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। और उसको किस तरह से किया जा रहा है मैंने आपको पहले बताया। एक तो सिलेबस के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, और दूसरा जो है सिर्फ आरएसएस और संघ से समर्थित लोगों को जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर और सभी पोस्टों पर जो है बिठाया जा रहा है।
जो लोग क्या कर रहे हैं कि आज के समय में आप देखेंगे कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा नहीं होगा उससे उनको मतलब नहीं है, क्लासेस प्रॉपर होगी नहीं होगी उनसे उनको मतलब नहीं है, पर आरएसएस से समर्थित जो संबंधित जो संगठन है उनकी संगोष्ठी करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी उससे उनको मतलब है। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है और हम पूरे समुदाय से जितना भी आपके जनता है हिमाचल प्रदेश की और पूरे देश की जो जनता उसे अपील करते हैं कि इसके खिलाफ जो है लामबंदर होकर लड़ना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले हमने इस तरह की कोशिश की थी, एसएफआई ने जो ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क है, भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति है, उसके साथ मिलकर बहुत सारे संगठनों ने एक एजुकेशन असेंबली दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर बहुत सारे संगठनों ने एसएफआई उसमें एक मुख्य ऑर्गेनाइजर की भूमिका में था और जिससे हम अपील कर रहे हैं कि शिक्षा को बचाना और शिक्षा का जो मुद्दा है वो केवल छात्रों का मुद्दा नहीं हो सकता। शिक्षा भविष्य तय करती है, शिक्षा जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करती है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि उस शिक्षा व्यवस्था को जो है बेहतर किया जाए, उस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बेहतर शिक्षा जो है लोगों को मिल सके, सरकारी शिक्षा को बचाया जा सके, ताकि एक आम गरीब किसान परिवार का बच्चा उसके परिवार के अंदर जो है शिक्षा की लौ जल सके। आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि एक बच्चे के पढ़ने का मतलब होता है, किसी घर का बच्चा अगर पढ़ जाए तो उसको हायर एजुकेशन तक पहुंचाने का उसके कम से कम 3 पीढ़ियों का संघर्ष वहां तक पहुंचाने में लगता है। और पढ़ने का मतलब होता है कि अगर वो पढ़ जाएगा और आने वाले वक्त के अंदर कहीं नौकरी लग जाएगा या कुछ ऐसा हासिल कर लेगा तो उस परिवार का जो 2-3 पीढ़ियों का संघर्ष रहा होता है, उस परिवार का जो पूरे का पूरा किस्मत बदल जाती है, उस परिवार की पूरी की दिशा और दशा बदल जाती है। पर आने वाले वक्त के अंदर अगर उन बच्चों को वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, किसी के पास पैसा होगा केवल वही जो है शिक्षा हासिल कर पाएगा, तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा मेहनत का जो है वो शिक्षा से दूर हो जाएगा, शिक्षा का सपना उनके लिए केवल सपना ही रह जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि इन सभी मुद्दों को लेकर एक गंभीर चर्चा हम आने वाले वक्त के अंदर करेंगे, एक रणनीति जो है साफ तौर पर पूरे देश के अंदर बनाएंगे और नई शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे देश के जो सिर्फ छात्रों को ही नहीं पूरे देश की जनता को लामबंद करते हुए एक निर्णायक संघर्ष की ओर हम आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं साथी दिनेश घंटा का, जिन्होंने पूरी बात जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है, जो आने वाले समय में अखिल भारतीय कमेटी की जो बैठक हिमाचल में होने जा रही है। अगर